हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी भी चल रही होगी। सो आज हम करने वाले हैं मंथली एफसी की सीरीज का पार्ट 9 फॉर द मंथ ऑफ नवंबर। अगर आपने इसका प्रीवियस पार्ट नहीं देखा है, पार्ट नंबर 8, तो आप आई बटन पे क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे आपको इसका लिंक विजिबल हो जाएगा और इस लेक्चर की जो पीडीएफ है वो हम शेयर करेंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करेंगे आज का लेक्चर। फर्स्ट क्वेश्चन आपका है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू चीफ सेक्रेटरी ऑफ झारखंड। तो झारखंड के नए चीफ सेक्रेटरी बनाए गए हैं अलका तिवारी। आपका आंसर यहाँ पे है ऑप्शन नंबर डी, और इन्होंने रिप्लेस किया है लाल बिकत लुवांगा खेतियांगते। इनको इन्होंने रिप्लेस किया। यहाँ पे आप इमेज देख सकते हैं अलका तिवारी जी की। ओके, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच कंपनी हैज इन्वेस्टेड ₹550 करोड़ इन रिन्यूएबल एनर्जी फॉर नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो इनमें से कौन सी कंपनी है जिसने बोला है ये इन्वेस्ट कर रहे हैं 550 करोड़ रिन्यूएबल एनर्जी फॉर नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। इट इज योर टाटा पावर। ठीक है, कौन सी कंपनी है? इट इज योर टाटा पावर, जो यहाँ पे 13 मेगावाट जो है 13 मेगावाट का सोलर और 10.8 मेगावाट का विंड पावर यहाँ पे प्रोवाइड करेगी नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को। और इसके तहत इस इन्वेस्टमेंट के लिए एक अग्रीमेंट, यहाँ पे 2 अग्रीमेंट बेसिकली साइन हुए हैं। 2 पावर परचेज अग्रीमेंट यहाँ पे साइन किए गए हैं between your Tata Power and your Noida International Airport with a Tata Power Trading Company Limited managing the entire renewable energy interfaces for the Noida International Airport. फाइन। अब यहाँ पे एक और चीज मेंशन की गई थी, 4 फेजेस में यहाँ पे बेसिकली काम है। जो फर्स्ट फेज होगा इसमें नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का 1 रनवे एंड 1 टर्मिनल यहाँ पे तैयार किया जाएगा, जिसकी कैपेसिटी क्या होगी कि ये हैंडल कर पाएगा ट्रैफिक ऑफ 12 मिलियन पैसेंजर्स एनुअली। वेयरएज जब चारों डेवलपमेंट फेजेस आपके ओवर हो जाएंगे, देन इट विल cater to 70 मिलियन पैसेंजर्स पर ईयर। और यहाँ पे जो ये अग्रीमेंट साइन हुआ है, ये अग्रीमेंट बेसिकली यहाँ पे इस अग्रीमेंट के तहत टाटा पावर ने क्या बोला है, ये 25 साल का कमिटमेंट यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं फॉर सप्लाइंग दी नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट विद अ क्लीन एनर्जी। ओके, नाउ स्टैटिक इन्फॉर्मेशन में देख लेते हैं कि नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है, ये इसके करंट सीईओ कौन है? इनका नाम है क्रिस्टोफर शेनलमैन एंड इट इज लोकेटेड इन दी नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। कहाँ लोकेटेड आपका? जेवर, उत्तर प्रदेश में। ओके, next is, which company recently in October has received a prepaid payment instrument that is PPI license from RBI। तो इनमें से कौन सी कंपनी है जिसको recently in month of October PPI लाइसेंस दिया गया था by the RBI? It is your cash free payment। ठीक है, कौन सी कंपनी है? इट इज योर कैश फ्री पेमेंट। और कैश फ्री पेमेंट को इन मंथ ऑफ जुलाई जो है आपका एक क्रॉस बॉर्डर पेमेंट एग्रीगेटर क्रॉस बॉर्डर लाइसेंस जो है वो भी आरबीआई ने दिया था। यहाँ पे आप इसे देख सकते हो। ठीक है, नाउ स्टार्टिंग इन्फॉर्मेशन देखिए आपके कैश फ्री पेमेंट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की। तो इट इज योर एमडी एंड सीईओ कौन है करंटली? आकाश सिन्हा। हेडक्वार्टर लोकेटेड आपका बेंगलुरु कर्नाटका में। वहीं पे एक और चीज जो नोट करने वाली है, एज ऑफ अक्टूबर 2024 टोटल 46 एंटिटीज जो हैं इनको आरबीआई द्वारा इशू किया गया था पेमेंट इंस्ट्रूमेंट लाइसेंस। ठीक है, 2024 में बात करें तो कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिनको लाइसेंस मिला है? इट इज अदानी डिजिटल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, एमिका पेमेंट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, कैश फ्री पेमेंट इंडिया, देन आपका ड्रीम पर्स टेक्नोलॉजी, आई दिशा इन्फो लैब्स, इन सॉल्यूशन ग्लोबल लिमिटेड, पिरामिड पेमेंट सर्विसेज, देन टाटा पेमेंट लिमिटेड। तो इन सबको 2024 में जो है अभी तक लाइसेंस प्रोवाइड किया है आरबीआई ने, इशू किया है आरबीआई ने। ओके, नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, द नेशनल स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड हैज रिलीज्ड अ न्यू गाइडलाइंस रिगार्डिंग द डेफिनेशन ऑफ इनएक्टिव ट्रेडिंग अकाउंट। एज पर द न्यू नॉर्म्स, द टाइमलाइन फॉर मार्किंग एन अकाउंट एज इनएक्टिव इज चेंज फ्रॉम 12 months to डैश मंथ। तो रिसेंटली नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने आपकी गाइडलाइंस निकाली है, किसके रिलेटेड है? इनएक्टिव ट्रेडिंग अकाउंट के रिलेटिव। तो पहले 12 महीने में आपका जो अकाउंट है उसके लिए टाइमलाइन क्या है? 12 महीने की इसमें इनएक्टिव हो जाता था, बट अब इसे बढ़ा के आपकी 24 महीने कर दी गई है। तो ये आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है क्वेश्चन कि टाइमलाइन यहाँ पे चेंज हुई है, 12 से 24 महीने हो गए, डबल कर दी गई है। तो अब जो पुरानी डायरेक्शंस के अकॉर्डिंग जो क्लाइंट्स है जिनका अकाउंट इनएक्टिव हो गया है बट न्यू गाइडलाइंस के हिसाब से वो एक्टिव है, तो उनको एक्टिव कंसिडर किया जाएगा, बट उन्हें क्या करना होगा? अपनी जो डिटेल्स हैं वो अपडेट करनी होगी। क्लियर है? और क्या की पॉइंट्स हैं यहाँ पे? पहला, यहाँ पे रिवाइज नॉर्म के अकॉर्डिंग जो ट्रेड्स हैं
इन द IPO, म्यूचुअल फंड, सोवरन गोल्ड बॉन्ड्स, ऑफर फॉर सेल और बायबैक्स। ठीक है, ये सब आपके कंसिडर किए जाएंगे अब एज अ एक्टिव अकाउंट फॉर ट्रेडिंग। प्रीवियसली सिर्फ इक्विटी, ठीक है, पहले सिर्फ इक्विटी, फॉरेन फ्यूचर एंड ऑप्शन, कमोडिटीज और करेंसीज, ये सभी आपके जो है एक्टिव अकाउंट में कंसिडर किए जाते थे। बट अब आपका IPO, म्यूचुअल फंड, सोवरन गोल्ड बॉन्ड्स, ऑफर फॉर सेल, ये सब भी इसमें कंसिडर किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है इन्होंने मैंडेट किया है, क्या मैंडेटरी किया है, दैट एनी अकाउंट वंस मार्क्ड इनएक्टिव, अगर एक बार उसको इनएक्टिव मार्क कर दिया तो दोबारा से एक्टिवेट किया जा सकता है। ठीक है, इट कैन बी एक्टिवेटेड बाय अ ब्रोकर ओनली आफ्टर कंप्लीटिंग इन पर्सन वेरिफिकेशन आइदर फिजिकली और अ डिजिटल मोड। तो सिंपली सी यहाँ पे बात है, वेरिफिकेशन करके उसे एक्टिव किया जा सकता है। दूसरा क्या बोला है, ऑल्सो ब्रोकर्स आर ऑथराइज्ड टू सीक अपडेटेड क्लाइंट डिटेल्स, जैसे एड्रेस, ईमेल आईडी, बैंक अकाउंट या इनकम डिटेल्स, तो ये सब। ओके, नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे क्या बोला है, द इनएक्टिव अकाउंट आइडेंटिफाइड बेस्ड ऑन द अबव मेंशन क्राइटेरिया, जो भी हमने यहाँ पे पढ़ा क्राइटेरिया, इट मे बी टर्म्ड एज इनएक्टिव बाय द ट्रेडिंग मेंबर इन यूनिक क्लाइंट कोड डेटाबेस ऑफ ऑल द रिस्पेक्टिव चेंजेस। तो ये सारी चीजें यहाँ पे न्यू नॉर्म्स के अकॉर्डिंग दी गई हैं। ठीक है, स्टैटिक इन्फॉर्मेशन डिस्कस करते हैं। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड जो है, इसके कारण MD and CEO कौन है, आशीष कुमार चौहान। अब यहाँ पे एक और चीज नोट करनी है, जो आशीष कुमार चौहान है, इन्होंने प्रीवियस मतलब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में आने से पहले इन्होंने सर्व किया है CEO कहाँ का, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का। ठीक है, तो ये भी ध्यान में रखना है, इन्होंने यहाँ पे 10 साल लगाए हैं, अपने 10 साल की नौकरी यहाँ पे इन्होंने की है एज अ CEO। तो ये ध्यान में रखना है आपको कि आशीष कुमार चौहान प्रीवियसली सर्व कर चुके हैं CEO बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का। नाउ करेंटली ही इज सर्विंग एज अ MD and CEO ऑफ नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। नाउ NSE का आपका हेडक्वार्टर कहाँ पे लोकेटेड है, मुंबई महाराष्ट्र में। स्टैब्लिश कब किया गया था, 1992 में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग इज करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ अ बुकर प्राइज एंड इट्स रेसिपिएंट। तो बुकर प्राइज सबसे पहले नोट करना है आपको। बुकर प्राइज क्या है, आपका हर साल दिया जाने वाला एक प्राइज जो लिटरेरी प्राइज है। बेसिकली जो नॉवेल्स इंग्लिश में लिखी जाती हैं और पब्लिश होती हैं, ओरिजिनल नॉवेल्स जो इंग्लिश में लिखी जाती हैं और पब्लिश होती हैं आपकी UK में, उनको वो एलिजिबल होती हैं इस अवार्ड के लिए। ओके, पहली चीज ये क्लियर हुई। नाउ नेक्स्ट इज, कब स्टैब्लिश हुआ था ये अवार्ड, बुकर प्राइज आपका स्टैब्लिश किया गया था 1969 में। ठीक है, कहाँ पे आपका स्टैब्लिश हुआ था, 1969 में ये आपका स्टैब्लिश हुआ था। और पहला इसका अवार्ड किसे दिया गया था, ये दिया गया था PH न्यूबाय को। ठीक है, क्या नाम है इनका, PH न्यूबाय। इनकी आपकी नॉवल थी समथिंग टू आंसर फॉर। ठीक है, ये इनकी नॉवल थी। इस नॉवल के लिए इनको पहला बुकर प्राइज दिया गया था। फाइन, नाउ क्वेश्चन पे आते हैं। मैंने लास्ट 5 इयर्स के जो आपके यहाँ पे बुकर प्राइज जो दिया गया था, उसके कॉम्बिनेशन यहाँ पे तैयार किए हैं। आपको बताना है कौन सा कॉम्बिनेशन ठीक है। ठीक है, तो देखो 2024 का जो आपका बुकर प्राइज था, ये दिया गया था ऑर्बिटल बाय समांथा हार्वी, ये तो आपको याद ही होगा। तो ये आपका कॉम्बिनेशन क्या है, फर्स्ट का C है। एंड 2023 में ये आपका प्रॉफिट सॉन्ग बाय पॉल लेंच, ये 2023 के आपके जो हैं विनर हैं। देन 2021 में ये अवार्ड दिया गया था आपका डेमन गेलगुइट को, द प्रॉमिस बाय डेमन। और बाकी आपके सेम ही आंसर। 2020 के आपका डगलस शॉर्ट जो है, इनको ये दिया गया था। और 2019 में आपका मार्गरेट एटवुड को जो है यहाँ पे अवार्ड दिया गया था। ठीक है, तो ये कॉम्बिनेशन आपके हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, इट इज ऑप्शन नंबर A, दैट इज फर्स्ट का C है, सेकंड का आपका B है, और थर्ड का A है, और फोर्थ का D एंड फिफ्थ का E है। ठीक है, तो ये कॉम्बिनेशन आपका है। नाउ 2024 की बात कर लेते हैं, यहाँ पे आपके करेक्ट आंसर हैं। ठीक है, 2024 की अगर बात करें तो 2024 में ये अवार्ड किसे दिया गया था, आपका ऑर्बिटल नॉवल को, विच इज रिटन बाय द समांथा हार्वी, जो एक शॉर्टेस्ट नॉवल है एंड इट इज द सेकंड शॉर्टेस्ट नॉवल जिसको बुकर प्राइज दिया गया है। पहली शॉर्टेस्ट नॉवल जिसको बुकर प्राइज दिया गया था 1979 में, और इस बुक का नाम है ऑफशोर बाय पेनेलोप फिट्जगेरल्ड। ओके, अब नाउ 2024 की सेरेमनी कहाँ पे हुई थी, ये आपका लंदन में हुआ था, लंदन UK में। अवार्ड का आपका मनी कितना है,
50,000 पाउंड और ट्रॉफी यहाँ पे दी गई थी। और ये ट्रॉफी प्रेजेंट किसने की थी? जो 2023 के विनर थे पॉल लिंच, उनके द्वारा समांथा हार्वी को ये ट्रॉफी दी गई थी। इसके अलावा जो ऑर्बिटल नॉवल है, इसे और कौन से अवार्ड्स दिए गए हैं? इन वर्ड्स लिटरेरी अवार्ड 2024, 2024 का हाउ थॉर्नडन प्राइज इनको दिया गया था, इस नॉवल को मिला है। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे कुछ की पॉइंट्स को। पहली विमेन जिनको बुकर प्राइज दिया गया था 1970 में, बर्नेस रूबन्स जो है, इनको आपका बुकर प्राइज मिला था फॉर द इलेक्टेड मेंबर्स। नेक्स्ट 2019 में यहाँ पे कुछ आपका डिफरेंट हुआ था। डिफरेंट क्या हुआ था? 2019 में 2 जनों को बुकर प्राइज मिला था और पहली बार ऐसा देखा गया था कि ज्वाइंट विनर आपके अनाउंस हुए थे बुकर प्राइज के। ठीक है, अब 2 विमेन्स को यहाँ पे अवार्ड मिला था। एक तो आपकी थी मार्गरेट एटवुड और दूसरी आपकी थी बर्नार्डीन एवरिस्टो। तो जो मार्गरेट एटवुड है, इनको द टेस्टामेंट्स के लिए अवार्ड मिला था एंड शी इज द ओल्डेस्ट पर्सन जिनको बुकर प्राइज जो है दिया गया था एट द एज ऑफ 79। नेक्स्ट आपका था 2019 का बुकर प्राइज जिनको दिया गया था, इनका नाम है बर्नार्डीन एवरिस्टो। ये इनकी नॉवल थी गर्ल विमेन ऑथर, इनके लिए अवार्ड दिया गया था एंड शी बिकेम द फर्स्ट ब्लैक विमेन जिनको बुकर प्राइज मिला था। फाइन, नाउ इंडियन ऑथर्स जिनको बुकर प्राइज मिला है, पहले आपके हैं 1971 में वीएस नैपॉल, इन अ फ्री स्टेट के लिए इनको ये अवार्ड दिया गया था। 1997 में अरुंधति रॉय, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग। 1981 में सलमान रुशीद, मिडनाइट चिल्ड्रन। 2008 में द वाइट टाइगर बाय द अरविंद अदिगा। किरण देसाई, द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस 2006 में। और 2022 में टॉम ऑफ सैंड के लिए गीतांजलि श्री को बुकर प्राइज दिया गया था। ओके, नेक्स्ट इज द थर्ड एडिशन ऑफ इंडिया ऑस्ट्रेलिया जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज, जिसका नाम है ऑस्ट्रा हिंद। यहाँ से आप इसे याद रख सकते हो, ऑस्ट्रा ऑस्ट्रेलिया और हिंद मतलब इंडिया। ठीक है, ऑस्ट्रा हिंद was held in dash from 8th to 21st November 2024। तो ऑस्ट्रा हिंद जो है ये आपकी पुणे महाराष्ट्र में की हेल्ड हुई थी। ठीक है, इससे पहला जो आपका एडिशन था, जो सेकेंड एडिशन था, वो कहाँ पे हुआ था? वो आपका ऑस्ट्रेलिया में हुआ था, दिसंबर 2023 में ये हुआ था। कहाँ पे? ऑस्ट्रेलिया के पर्थ जगह में ये हुआ था। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। प्रीवियस एडिशन आपका ऑस्ट्रेलिया में हुआ था, ये थर्ड एडिशन था जो पुणे महाराष्ट्र में हुआ था। फर्स्ट एडिशन जो था वो आपका 2022 में हुआ था, मतलब इसकी शुरुआत ही 2022 में हुई थी फर्स्ट एडिशन। सेकेंड एडिशन ऑस्ट्रेलिया में हुआ था, थर्ड आपका अभी हो रहा है पुणे महाराष्ट्र में। ठीक है, पुणे महाराष्ट्र में ये हुआ है इंडिया में। नाउ पार्टिसिपेंट्स की बात करें तो यहाँ पे इंडिया से 140% आपके डोगरा रेजिमेंट के शामिल हुए थे और 14% आपके इंडियन एयरफोर्स से शामिल हुए थे इस एक्सरसाइज में। वेरएज ऑस्ट्रेलिया के 120% आपके शामिल हुए थे फ्रॉम द 13th लाइट हॉर्स रेजिमेंट फ्रॉम 10th ब्रिगेड ऑफ अ सेकेंड डिविजन ऑफ द ऑस्ट्रेलियन आर्मी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज पर द रिपोर्ट released by the Council on Energy, Environment and Water, that is CEEW, India's current climate policies are expected to reduce carbon dioxide emission by around dash billion tons between 2020 and 2030। तो recently CEEW ने एक रिपोर्ट रिलीज की है जिसमें बताया गया है जो हमारी करंट क्लाइमेट पॉलिसीज हैं उनकी वजह से एक्सपेक्टेड है कि 2020 से 30 के बीच में हम 4 बिलियन टन्स की जो कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन है वो कम कर पाए। ठीक है, इसके अलावा 2015 से 2020 के बीच में हमने कितना कम किया है कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन? इट इज 440 मिलियन टन्स, इतना हमने कम किया है। 440 मिलियन टन्स कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये 2015 से 2020 के बीच में इंडिया ने कम की है। इसके अलावा बोला गया है यहाँ पे कि हाईएस्ट रिडक्शन जो देखी गई है कौन से सेक्टर में देखी गई है? पावर सेक्टर में, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड की एमिशन जो है ये हमने रिड्यूस की है पावर सेक्टर में। इसके अलावा यहाँ पे बोला गया है, जैसे कि आप सभी को पता है पहले हम जो है कोल से इलेक्ट्रिसिटी बनाते थे, अभी भी बना रहे हैं, पर अब हम धीरे धीरे शिफ्ट हो रहे हैं रिन्यूएबल एनर्जीज पे। और आने वाले टाइम में जो हमारा शेयर होगा कंबाइंड सोलर एंड विंड पावर एनर्जी का, ये हमारा बढ़ जाएगा। जैसे 2030 तक प्रिडिक्शन की गई है 26% ये बढ़ेगा और 2050 तक हम 43% पे पहुंच जाएंगे, ऐसा यहाँ पे मेंशन किया गया था इस रिपोर्ट में। नाउ
काउंसिल ऑन एनर्जी एनवायरमेंट एंड वाटर की बात करें तो इसके करंट सीईओ आपके हैं अरुणाभा घोष। हेडक्वार्टर लोकेटेड है न्यू दिल्ली, दिल्ली में, एंड इसे स्टैब्लिश किया गया था 2010 में। नेक्स्ट है आपका नेम द ट्राई सर्विसेज एक्सरसाइज दैट वाज रिसेंटली इन नवंबर कंडक्टेड बाय द इंडियन आर्मी इन द फॉरवर्ड एरियाज ऑफ अरुणाचल प्रदेश। तो इनमें से कौन सी एक्सरसाइज है जो आपके ट्राई सर्विस एक्सरसाइज है जिसमें इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स शामिल होते हैं? तो इट इज योर पूर्वी प्रहार। कौन सी आपकी एक्सरसाइज है? इट इज पूर्वी प्रहार, जो आपका 10 से 18 नवंबर को हुई थी। क्लियर है? नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग पॉइंट इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू पीएम मोदीज विजिट टू बिहार ऑन 13 नवंबर 2024। तो पीएम मोदी जी का विजिट हुआ था बिहार में एंड उसी से रिलेटेड आपके सारे पॉइंट है, तो आपको बताना है कौन सा पॉइंट यहाँ पे आपका करेक्ट है। तो पहला आपका पॉइंट क्या बोल रहा है? पीएम मोदी लेड फाउंडेशन स्टोन ऑफ एम्स दरभंगा बिहार एट अ कॉस्ट ऑफ ₹1264 करोड़ टू बूस्ट द हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इन अ स्टेट। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? पीएम मोदी ने इनॉग्रेट किया है मल्टीपल इनिशिएटिव्स इन अ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस सेक्टर वर्थ ओवर ₹4020 करोड़। नेक्स्ट पॉइंट सेज पीएम मोदी also inaugurated the 18 प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्रास एट अ वेरियस रेलवे स्टेशन। एंड नेक्स्ट इज पीएम मोदी ने लॉन्च किए हैं मल्टीपल नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट्स वर्थ अराउंड 5070 करोड़ इन बिहार। नेक्स्ट पॉइंट इज ऑल आर करेक्ट। तो सारे ही आपके जो पॉइंट्स हैं वो करेक्ट हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा? इट इज ऑप्शन नंबर ई, ऑल आर करेक्ट। फाइन। नाउ अब पीएम मोदी जी ने यहाँ पे फाउंडेशन स्टोन रखा था फॉर द डेवलपमेंट ऑफ अ सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, दैट इज CGD नेटवर्क। 5 आपके जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं बिहार के, उनमें कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स हैं? इट इज दरभंगा, मधुबनी, सुपौल, सीतामढ़ी एंड सीहोर। ये आपके 5 डिस्ट्रिक्ट हैं जहाँ पे इन्होंने जो है फाउंडेशन स्टोन रखा है किसका? आपके सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क का by the Bharat Petroleum Corporation Limited in order to provide the piped natural gas। तो यहाँ पे जो है, जो यहाँ के हाउस होल्ड्स हैं उनमें पाइप्ड नेचुरल गैस आपको यहाँ पे जो है प्रोवाइड की जाएगी। इसके नेटवर्क के लिए फाउंडेशन स्टोन रखा गया है। क्लियर है? नेक्स्ट क्या यहाँ पे बोला जा रहा है? नेक्स्ट पॉइंट है इन्होंने इनॉग्रेट किया है बिटुमेन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को, ताकि जो हमारी डिपेंडेंसी है बिटुमेन इंपोर्ट पे वो कम हो पाए, क्योंकि यहाँ पे डोमेस्टिकली बिटुमेन जो है वो प्रोड्यूस किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि जो 18 जन औषधि केंद्रास जो यहाँ पे ओपन किए गए हैं, आपके इनॉग्रेट किए गए हैं, जैसे समस्तीपुर स्टेशन में जो आपका बिहार में है, देन ललितपुर, बादशाह नगर, बरेली, ये आपके जगह हैं उत्तर प्रदेश की। ऐसे ही त्रिपुरा के अगरतला स्टेशन पे, देन बरमार एंड फलना इन राजस्थान। तो इसी प्रकार से 18 जन औषधि केंद्रास आपके रेलवे स्टेशन पे ओपन किए गए हैं, जिनका मेन एम क्या होता है? क्वालिटी मेडिसिन प्रोवाइड करना एट अ अफोर्डेबल प्राइसेस। ओके। नेक्स्ट पॉइंट है 75,000 न्यू मेडिकल सीट्स यहाँ पे ऐड की जाएंगे, ऐसा बताया गया था यहाँ पे नेक्स्ट 5 ईयर्स में। इसके अलावा यहाँ पे पीएम मोदी जी ने रेलवे प्रोजेक्ट्स जो हैं वो अनवील किए थे ऑफ ओवर रुपीस 1740 करोड़। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि इन्होंने फाउंडेशन स्टोन रखा था सोने नगर बाईपास रेलवे लाइन का फ्रॉम चिराला पोथू टू बागा विष्णुपुर इन औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार, जिसका कॉस्ट आपका है ओवर ₹220 करोड़। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि पीएम मोदी जी ने यहाँ पे फ्लैग ऑफ की थी ट्रेन सर्विसेज फ्रॉम झांझरपुर टू लवखाहा बाजार सेक्शन। इसके अलावा यहाँ पे मेन लाइन इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट जो है ट्रेन सर्विसेज जो हैं ये भी इंट्रोड्यूस की गई थी, ताकि यहाँ पे जॉब्स, एजुकेशन और हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ के लिए इजी एक्सेस हो पाए, मतलब जो लोग हैं वो आराम से यहाँ पे ट्रैवल कर पाए, इजीली इसको एक्सेस कर पाए। ओके। नेक्स्ट इज डैश बिकेम द फर्स्ट इंडियन स्टेट टू इम्प्लीमेंट अ डेडिकेटेड सेमीकंडक्टर पॉलिसी। तो इनमें से कौन सा स्टेट है इंडिया का जिसने इम्प्लीमेंट किया है डेडिकेटेड सेमीकंडक्टर पॉलिसी? इट इज योर गुजरात। ठीक है, किसने इंप्लीमेंट किया है? गुजरात ने। रिसेंटली यहाँ के जो आपके सीएम है भूपेंद्र पटेल जी, इन्होंने लॉन्च की है गुजरात सेमीकंडक्टर पॉलिसी 2022-2027 को, और इसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए यहाँ पे गुजरात गवर्नमेंट द्वारा स्टैब्लिश किया गया है गुजरात स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स मिशन। जैसे इंडिया का सेमीकंडक्टर मिशन है जिसे 2021 में लाया गया था, वैसे ही गुजरात का स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स मिशन है। ठीक है, और इस पॉलिसी के तहत, इस पॉलिसी के अंडर जो स्टेट है, गवर्नमेंट है, ये ऑफर करेगी 100% वन टाइम रिफंड ऑफ स्टैंप ड्यूटी एंड रजिस्ट्रेशन फीस। ओके।
इसके अलावा की प्रोजेक्ट्स जो इस पॉलिसी के अंडर आ रहे हैं आपके, एक तो आपका है माइक्रोन एडवांस सेमीकंडक्टर ATMP प्लांट, ठीक है, जिसका फाउंडेशन स्टोन रखा गया था गुजरात के CM द्वारा, जिसका जो कहाँ पे आपका फाउंडेशन स्टोन रखा गया था, सनंद गुजरात में, एंड इसका टोटल इन्वेस्टमेंट इसमें जो किया गया है वो है आपका 22,500 करोड़ का, ओवर 22,500 करोड़। इसके अलावा दूसरा आपका प्रोजेक्ट इसके अंदर जो आता है, इट इज इंडियाज फर्स्ट AI इनेबल्ड सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट, जो आपका डोलेरा गुजरात में है, ठीक है। और ये आपका कोलैबोरेशन जो आपकी टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड है इसका और ताइवान की पावरशिप सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कॉर्पोरेशन का कोलैबोरेशन से बिल्ड किया गया है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज एडिशनली CG पावर एंड जो रेनेसिस है, इन्होंने कमिट किया है फॉर सेटिंग अप ऑफ स्टेट ऑफ आर्ट आउटसोर्स सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट फैसिलिटी इन दी सानंद इन दी गुजरात, और इसमें इन्वेस्टमेंट आपकी कितनी लगाई गई है, 7,500 करोड़ की। क्लियर है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, रिसेंटली इन नवंबर टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड हैज पार्टनर्ड विद विच बैंक फॉर कोलेटरल फ्री सोलर फाइनेंसिंग फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस। तो रिसेंटली इन मंथ ऑफ नवंबर टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी ने टाई अप किया है, पार्टनरशिप की है इंडसइंड बैंक के साथ, ताकि ये आपका कोलेटरल फ्री लोन जो है सोलर फाइनेंसिंग के लिए आपका जो है लोन प्रोवाइड कर सके माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस को, और ये लोन ये 10 लाख से 2 करोड़ तक का लोन जो है इनको दे सकते हैं, ऑफर कर सकते हैं। फाइन। नाउ टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी की बात करें तो इसके करंट MD एंड CEO कौन है, दीपेश नंदा, हेडक्वार्टर लोकेटेड आपका मुंबई महाराष्ट्र में। इंडसइंड बैंक की आपके करंट CEO है सुमंत कतपलिया, हेडक्वार्टर लोकेटेड आपका मुंबई महाराष्ट्र में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलेक्स डीडियर फिल्स MA recently in November appointed as a interim prime minister of which country? तो इनमें से कौन सी कंट्री है जिसके interim prime minister बनाए गए हैं एलेक्स डीडियर? इनका नाम है इस कंट्री का नाम है हैती। कौन सी कंट्री है? इट इज हैती। और इन्होंने एलेक्स डीडियर जो है इन्होंने रिप्लेस किया है गैरी कोलिन को। यहाँ पे आप इमेज देख सकते हैं एलेक्स डीडियर की। ओके, हैती की बात कर लेते हैं। इसकी कैपिटल आपकी है पोर्ट ओ प्रिंस, करेंसी इसकी है हैथियन गॉर्डे। नेक्स्ट इज who has been recently in November selected to be awarded with the first Jadav Pagan International Award launched by the Jyoti ProTap Education Trust in the Jorhat, Assam। तो ये अवार्ड के लिए, इस अवार्ड के लिए जो आपका जनवरी मंथ में दिया जाना है, उसके लिए किस पर्सन को सिलेक्ट किया गया है? इनका नाम है M करुणाकर रेड्डी। क्या नाम है इनका? M करुणाकर रेड्डी, जिन्हें क्राइसिस मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है और वाटरमैन एंड ग्रीन मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी इनको जाना जाता है, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया, जनवरी 2025 में इस अवार्ड को दिया जाना है। इसकी सेरेमनी आपकी होनी है ज्योति प्रोटाप विद्यालय इन दी जोरहाट, असम। और इसके लिए इस प्राइज में कैश प्राइज रखा गया है 2 लाख रुपए का। साइटेशन यहाँ पे दिया जाएगा और मोमेंटो यहाँ पे दिया जाएगा। इसके अलावा एक और चीज, इस अवार्ड का नाम रखा गया है जादव पेयंग के नाम पे, जिनको फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which among the following organization has released the adaptation gap report, that is AGR 2024 come hell and high water report? तो इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने एडेप्टेशन गैप रिपोर्ट को रिलीज किया है? इट इज योर यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम, UNEP द्वारा इस रिपोर्ट को रिलीज किया गया है, जिसमें मेंशन किया गया है कि जो आपका इंटरनेशनल पब्लिक एडेप्टेशन फाइनेंस फ्लो है टू डेवलपिंग कंट्रीज, ये 32% जो है ये आपका बड़ा है। 2021 में आपका 22 बिलियन US डॉलर ये था, अभी ये 28 बिलियन US डॉलर हो गया है 2022 में, ठीक है। इसका डेटा यहाँ पे दिया गया है। बट स्टिल यहाँ पे जो एडेप्टेशन फाइनेंस गैप है वो आपका बहुत ज़्यादा है। इवन यहाँ पे ये भी मेंशन किया गया है, अगर ग्लासगो क्लाइमेट पैक्ट टारगेट जो है उसको भी हम अचीव कर ले। सबसे पहले यही जान लेते हैं ग्लासगो क्लाइमेट पैक्ट क्या टारगेट क्या है। ये बेसिकली आपका साइन किया गया था COP26 में, जो आपका COP26 जो है 2021 में हुआ था। कहाँ पे? ग्लासगो, स्कॉटलैंड में ये आपका हुआ था। यहाँ पे इस पैक्ट में क्या बोला गया था कि जो फाइनेंस की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, ठीक है,
हमें उस फाइनेंस को डबल कर देना चाहिए टू सपोर्ट डेवलपिंग कंट्रीज इन अडेप्टिंग टू इम्पैक्ट द क्लाइमेट चेंज एंड बिल्डिंग द रेसिलेंस। तो ये पैक्ट का मतलब ये था कि यहाँ पे जो भी फाइनेंस दिया जाता है उसको डबल कर दिया जाए। और इस रिपोर्ट में क्या बोला गया है कि जो ये आप इवन ग्लासगो क्लाइमेट पैक्ट टारगेट को अचीव कर लेते हो, दैट मीन्स कि फाइनेंस को अगर डबल भी कर लेते हो तब भी सिर्फ और सिर्फ 5% का ही यहाँ पे हमें फर्क पड़ेगा। तो ये चीज यहाँ पे मेंशन की गई थी। नाउ स्टैटिक इन्फॉर्मेशन भी देख लेते हैं यूएनईपी की, कि इसके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कौन है, इंगर एंडरसन। हेडक्वार्टर लोकेटेड आपका नैरोबी केनिया में, और इसे 1972 में स्टैब्लिश किया गया था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, द यूनियन मिनिस्टर जितेंद्र सिंह हैज इनॉग्रेटेड इंडियाज फर्स्ट बायो मैन्युफैक्चरिंग इंस्टीट्यूट BRIC National Agri-Food Bio-Manufacturing Institute aimed at enhancing India's agri-food sector and dash। तो यहाँ आप इनमें से कौन सी जगहें हैं जहाँ पे, इनमें से कौन सी जगह है जहाँ पे इंडिया का फर्स्ट बायो मैन्युफैक्चरिंग इंस्टीट्यूट जो है वो आपका ओपन किया गया है, इनॉग्रेट किया गया है बाय दी जितेंद्र सिंह। तो आंसर आपका हो जाएगा इट वॉज इनॉग्रेटेड एट दी मोहाली पंजाब। मोहाली पंजाब में ये आपका इनॉग्रेट किया गया है। एंड यहाँ पे क्या बताया गया है, जो आपका ब्रिक नाबी है, ये एक इन दोनों ने मिलकर एक स्ट्रैटेजिक मर्जर किया है। किस चीज के लिए, ऑफ अ नाबी एंड सेंटर ऑफ इनोवेशन एंड अप्लाइड बायो प्रोसेसिंग, दैट इज CIAB, ताकि जो एग्रीकल्चर सेक्टर है इंडिया का उसको रेवोल्यूशनाइज किया जा सके। ठीक है, इसके अलावा जो हमारी बायो मैन्युफैक्चरिंग है उसको एडवांस करने के लिए यहाँ पे एक वर्कशॉप भी कराई जाएगी, बायो मैन्युफैक्चरिंग वर्कशॉप 1.0 नाम से, जो दिसंबर मंथ में होगी। क्लियर है। Now next आपको क्वेश्चन है, हु वॉन मिस ग्रैंड इंटरनेशनल 2024 हेल्ड इन बैंकॉक थाईलैंड। तो इनमें से कौन से शख्स हैं जिन्होंने मिस ग्रैंड इंटरनेशनल जीता है 2024 का, विच वॉज दी 12th एडिशन। तो आंसर आपका हो जाएगा, इनका नाम है रशेल गुप्ता, जो आपकी पंजाब से बिलोंग करती हैं, पंजाब के जालंधर से। क्लियर है। रशेल गुप्ता की आप यहाँ पे इमेज देख सकते हैं। ये पहली इंडियन और थर्ड एशियन बनी है जिन्होंने मिस ग्रैंड इंटरनेशनल जीता है। एंड इसी के साथ आपको नोट करना है और क्या क्या टाइटल्स इन्होंने जीते हैं। जैसे मिस ग्रैंड इंडिया टाइटल इन्होंने जीता था अगस्त 2024 में, और उसके बाद इन्होंने ये बेसिकली क्वालिफाई हुई थी मिस ग्रैंड इंटरनेशनल के लिए। नेक्स्ट इस साल इन्होंने ग्रैंड पेंजेंट चॉइस अवार्ड भी जीता था। एंड नाउ शी विल सर्व एज अ ग्लोबल एम्बेसडर फॉर MGI प्रमोटिंग पीस एंड स्टेबिलिटी वर्ल्ड वाइड। ओके, 2022 में एक और टाइटल इन्होंने जीता था, मिस सुपर टैलेंट ऑफ द वर्ल्ड टाइटल इन्होंने जीता था 15th एडिशन में, जो आपका पेंजेंट पेरिस फ्रांस में हुआ था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज अपॉइंटेड एज अ न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ मॉरिशस। मॉरिशस के नए PM कौन बने हैं, इनका नाम है नवीन चंद्र रामगुलम। क्या नाम है इनका, नवीन चंद्र रामगुलम, जिन्होंने प्रविंद कुमार जुगनैथ को रिप्लेस किया है। अब नवीन चंद्र रामगुलम जो है ये आपके बेटे हैं जो फर्स्ट PM बने थे इंडिपेंडेंट मॉरिशस के, जिनका नाम है सर शिवोसागुर रामागुलम। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है। अब ये पूछा जा सकता है एग्जाम में, क्योंकि पहले PM थे आपके इंडिपेंडेंट मॉरिशस के, तो इनका नाम याद रखना है, पूछा जा सकता है एग्जाम में। नाउ नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं मॉरिशस की। मॉरिशस की कैपिटल क्या है, पोर्ट लुइस, करेंसी है मॉरिशियन रूपी, और प्रेसिडेंट कौन है, इनका नाम है पृथ्वीराज सिंह रूपुन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश प्रेजेंट्स द बजट फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2025 एट रुपीज डैश। तो कितना बजट यहाँ पे प्रेजेंट किया गया है आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट द्वारा। तो आपका आंसर यहाँ पे है 2.94 लाख करोड़ का बजट प्रेजेंट किया गया है, जिसमें से हेल्थ सेक्टर के लिए 18,421 करोड़ अलॉटमेंट दिया गया है, और 11,490 करोड़ का जो है अलॉटमेंट किया गया है अर्बन डेवलपमेंट के लिए। इसके अलावा सेपरेट एग्रीकल्चर बजट यहाँ पे प्रेजेंट किया गया था आपका 43,402 करोड़ का। क्लियर है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, नेम द पर्सनालिटी हु इज अपॉइंटेड एज अ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ अ मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया फॉर 5 years। तो इनमें से कौन से आपके शख्स हैं जिनको NDN CEO रिसेंटली अपॉइंट किया गया है फॉर दी MCX मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया। इनका नाम है प्रवीणा राय। क्या नाम है इनका, प्रवीणा राय। और इनका नाम इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इन्होंने एज अ CEO सर्व किया है नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में, मतलब प्रीवियसली इन्होंने इस पोस्ट पे जो है काम किया हुआ है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। NPCI आपका इंपॉर्टेंट है और न्यूज में रहता है, इस वजह से ये ध्यान में रखना है। ठीक है, MCX की बात करें तो ये इंडिया की लार्जेस्ट कमोडिटी डेरिवेटिव एक्सचेंज है, जो आपका मुंबई महाराष्ट्र में लोकेटेड है। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द कंपनी दैट हैज एक्वायर्ड 0.4% शेयर ऑफ पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड फॉर ₹90 करोड़ थ्रू एन ओपन मार्केट ट्रांजैक्शन। तो इनमें से कौन सी कंपनी है जिसने रिसेंटली 0.4% शेयर आपके एक्वायर किए हैं पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के, ठीक है, जिसका आपका वर्थ है 90 करोड़ का। तो आंसर हियर इज HDFC लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। कौन सी कंपनी है? HDFC लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। अब यहाँ पे स्टैटिक इन्फॉर्मेशन बात कर लेते हैं दोनों ही ऑर्गेनाइजेशन की। पहले है आपका पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, जिसके करंट MD एंड CEO हैं गिरीश कोस्की। हेडक्वार्टर लोकेटेड आपका न्यू दिल्ली, दिल्ली में, एंड इसकी टैगलाइन क्या है? घर की बात। नेक्स्ट इज HDFC स्टैंडर्ड लाइफ इंश्योरेंस, जिसके MD एंड CEO आपके हैं विभा पदलकर। हेडक्वार्टर लोकेटेड है मुंबई, महाराष्ट्र में, एंड टैगलाइन क्या है? सर उठा के जियो। नेक्स्ट इज विच कंट्री वॉन दी सुल्तान ऑफ जौहर कप 2024, जो आपका 12th एडिशन था। कहाँ पे ये हुआ था? ये हुआ था आपका मलेशिया में, ठीक है, जौहर बरूहू मलेशिया में ये आपका हुआ था। कौन सी कंट्री ने इसको जीता है? तो यहाँ पे ग्रेट ब्रिटेन ने जीता था इस चैंपियनशिप को, एंड इन्होंने डिफीट किसे किया था? ऑस्ट्रेलिया को। इन्होंने किससे हराया था? ऑस्ट्रेलिया को हराया था। गोल्ड मेडल आपका किसको मिला है? ग्रेट ब्रिटेन को मिला है। यहीं पे अगर क्वेश्चन बन जाए कि 11th एडिशन किसने जीता था, तो जो आपका 11th एडिशन था इसको जर्मनी ने जीता था, ठीक है। कौन सी कंट्री ने जीता था? जर्मनी ने। और इन्होंने डिफीट किसे किया था? अगेन ऑस्ट्रेलिया को। ओके, नाउ अब यहाँ पे पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज की बात कर लेते हैं। 2024 का जो एडिशन था इसमें आपकी पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज कौन सी थी? इंडिया, न्यूजीलैंड, मलेशिया, जर्मनी, ग्रेट ब्रिटेन एंड जापान। अब इंडिया है तो इंडिया ने कौन सा मेडल जीता था? तो इंडिया ने यहाँ पे ब्रॉन्ज मेडल जीता था 2024 में, ठीक है। इससे पहले इंडिया ने गोल्ड भी जीता है। कब कब जीता है? तो 2013 में जीता था, 2014 में और 2022 में, ठीक है। Next is the first ever UN International Day for Prevention of and Fight Against all form of transitional organized crime was observed on dash। तो आपका फर्स्ट एडिशन ऑब्जर्व किया गया है UN इंटरनेशनल डे फॉर प्रिवेंशन एंड फाइट अगेंस्ट ऑल फॉर्म ऑफ ट्रांजिशनल ऑर्गेनाइज क्राइम। कब ऑब्जर्व किया गया है ये? तो 15 नवंबर 2024 को ऑब्जर्व किया गया था। तो आंसर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? इट इज ऑप्शन नंबर E। अब इसका थीम क्या था 2024 का? ऑर्गेनाइज्ड क्राइम स्टील्स, करप्ट्स एंड किल्स, इट्स टाइम वी पुल टुगेदर टू पुश बैक। तो ये इसकी थीम थी आपकी। अब ट्रांजिशनल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, क्या क्या क्राइम इसमें आते हैं वो देख लेते हैं, जैसे स्लेवरी, ड्रग, वेपन्स, करप्शन, ये सब इसके पार्ट हैं। टाइप्स की बात कर लें तो ड्रग ट्रैफिकिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, स्मगलिंग ऑफ माइग्रेंट्स, मनी लॉन्ड्रिंग, ये सब चीजें आपकी इसमें आ जाती हैं। इवन साइबर क्राइम हो गया आपका, क्राइम दैट अफेक्ट्स एनवायरमेंट, इलिसिट ट्रेडिंग इन फायर आर्म्स। तो ये सारी चीजें आपका ट्रांजिशनल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के अंडर आती हैं। ओके, नेक्स्ट इज इन नवंबर 2024 इंडिया हैज साइन अ होस्ट कंट्री अग्रीमेंट। इंडिया ने होस्ट कंट्री अग्रीमेंट साइन किया है किस चीज के लिए? स्टैब्लिश करने के लिए बिम्स्टैक, विच इज बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन। इसका जो एनर्जी सेंटर है उसको स्टैब्लिश करने के लिए इंडिया ने होस्ट कंट्री अग्रीमेंट साइन किया है। कहाँ पे आपका स्टैब्लिश किया जाएगा? ये सेंटर आपका स्टैब्लिश होगा बेंगलुरु, कर्नाटका में। ओके, नाउ अब यहाँ पे आपका इसका मेन एम क्या है, या इनिशिएटिव जो है इसका क्या फोकस रहेगा, ये चीजें देख लेते हैं। जैसे इसका मेन एम क्या है कि हम ये सेंटर क्यों बनाना चाहते हैं? ताकि जो बे ऑफ बंगाल और लिटरल रीजन है इसमें हम एनर्जी कॉर्पोरेशन को बढ़ा सकें, उसे बूस्ट कर सकें, उसे और एडवांस कर सकें। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या है? जो ये एनर्जी सेंटर है, हमने ये तो बताया कि बेंगलुरु कर्नाटका में है, पर मतलब बेंगलुरु कर्नाटका में स्टैब्लिश होगा, पर कहाँ पे होगा? तो बेंगलुरु कर्नाटका में जो आपका सेंट्रल पावर रिसर्च इंस्टीट्यूट है, इसके जो आपके प्रीमाइसेस हैं, इसका जो आपका एरिया है उसके अंदर ये बनाया जाएगा। और ये ये फंक्शन करेगा एज अ सेक्रेटरीट, दैट मीन्स अ हेडक्वार्टर टाइप ऑफ अ बिम्स्टैक ग्रिड इंटरकनेक्शन कोऑर्डिनेशन कमिटी। तो जो आपकी GICC कमिटी है उसके ये एक तरह से हेडक्वार्टर का काम भी करेगा। क्लियर है? कहाँ पे होगा? तो ये आपका सेंट्रल पावर रिसर्च इंस्टीट्यूट बेंगलुरु में आपके इसके प्रीमाइसेस में बनाया जाएगा, स्टैब्लिश किया जाएगा। फाइन। नाउ जो MOU था आपका, ये जो आपका अग्रीमेंट था होस्ट कंट्री अग्रीमेंट, ये किन लोगों के बीच में साइन हुआ है? तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के जो सेक्रेटरी हैं आपके ईस्ट,
जयदीप मजूमदार और बिम्स्टेक सेक्रेटरी जनरल जो आपके हैं इंदिरा मनी पांडे, इन दोनों के बीच में ये अग्रीमेंट साइन हुआ था। इसके बारे में आप यहाँ पे आराम से देख सकते हो, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की ये न्यूज़ है, यहाँ पे डिटेल में आप इसे देख सकते हो। ठीक है, नाउ बिम्स्टेक की बात कर लेते हैं। तो इसको स्टैब्लिश किया गया था 1997 में, 6 जून 1997 को इसको स्टैब्लिश किया गया था थ्रू द बैंकॉक डिक्लेरेशन। इनिशियली 4 मेंबर यहाँ पे थे इसके बिम्स्टेक के, बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका, थाईलैंड। फिर बाद में इसे एक्सपैंड किया गया और नेपाल ने 1998 में एज अ ऑब्जर्वर इसे ज्वाइन किया था। फिर 2004 में नेपाल और भूटान दोनों देश एज अ फुल मेंबर यहाँ पे ज्वाइन हुए थे। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे जो है अगर करंट मेंबर्स की हम बात करें तो बांग्लादेश, इंडिया, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड, नेपाल एंड भूटान, ये सारे अभी करंट मेंबर्स हैं। क्लियर है। अब परमानेंट सेक्रेटरीट या आप बोल सकते हो हेडक्वार्टर कहाँ है इसका, तो आपका ये ढाका बांग्लादेश में लोकेटेड है। फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली इन नवंबर इंडियन गवर्नमेंट हैज हैंडेड ओवर 2 वाटर जेट प्रोपेलेंट fast interceptor craft to which country as a part of its capacity building engagements with friendly foreign nations of a Indian Ocean region। तो इंडिया ने रिसेंटली 2 आपकी वाटर जेट प्रोपेल्ड फास्ट इंटरसेप्टर क्राफ्ट या 2 जो बोट हैं ये आपके गिफ्ट की हैं मोजाम्बिक को। किसको गिफ्ट की है? मोजाम्बिक को। और ये दोनों बोट आपकी ट्रांसशिप की गई है थ्रू द INS घड़ियाल। तो ये ध्यान में रखना है, इसका नाम भी पूछा जा सकता है। नाउ वाटर जेट प्रोपेलेंट जो आपकी बोट्स हैं इनके बारे में देखते हैं। इसकी टॉप स्पीड आपकी 45 नॉट्स की है, रेंज रहेगी आपकी 200 नॉटिकल माइल्स की एट 12 नॉट्स। देन क्रू मेंबर्स इसमें 5 आ सकते हैं और इन बोट्स में मशीन गन और बुलेट रेसिस्टेंट कैबिन्स यहाँ पे बनाए गए हैं। ओके, नाउ स्टैटिक इन्फॉर्मेशन भी देख लेते हैं मोजाम्बिक की। इसके करंट प्रेसिडेंट है फिलिपी न्यूसी, कैपिटल है मैपुटा, करेंसी क्या है इसकी? मोजाम्बिसियन मैटिकल। ओके, नाउ नेक्स्ट बात करेंगे वॉरशिप्स जो इंडिया ने गिफ्ट किए हैं अदर कंट्रीज को। सबसे पहले मोजाम्बिक की ही बात करते हैं। एक तो 2019 में इंडिया ने 2 फास्ट इंटरसेप्टर बोट्स गिफ्ट की थी। फिर 2021 में भी इंडिया ने 2 फास्ट इंटरसेप्टर बोट्स यहाँ पे गिफ्ट की थी इनको मोजाम्बिक को। अब 2024 में हमने 2 वाटर जेट पावर्ड फास्ट इंटरसेप्टर बोट्स यहाँ पे गिफ्ट की हैं। देन नेक्स्ट आता है मॉरिशस। मॉरिशस में 1974 में इंडिया ने INS अमर को गिफ्ट किया था। देन इंडिया ने 9 मंडोवी क्लास पेट्रोल बोट को यहाँ पे गिफ्ट किया था। ठीक है, देन नेक्स्ट आता है इंडिया गिफ्टेड T61 और SDB MK3 पेट्रोल बोट यहाँ पे 1993 में गिफ्ट की गई थी इंडिया की तरफ से। फिर CGS ऑब्जर्वर इन 2001 ये भी गिफ्ट किया था। श्रीलंका की बात करें तो श्रीलंका को इंडिया ने ICGS वराह गिफ्ट किया था 2015 में। ओके, नेक्स्ट कंट्री है वियतनाम। वियतनाम को INS किरपान इंडियन नेवी द्वारा दिया गया था। म्यांमार को आपका INS सिंधुवीर जो है ये गिफ्ट किया गया था। देन सेशल्स को 2021 में इंडिया ने फास्ट पेट्रोल वेसल गिफ्ट किया था। ठीक है, फिर 2014 में इंडिया द्वारा PS कांस्टेंट और ट्रिंकेट क्लास पेट्रोल वेसल इनको दिया गया था अगेन। देन 2005 में भी इनको आपका PS टोपेस और ट्रिंकेट क्लास पेट्रोल वेसल गिफ्टेड बाय द इंडिया। देन नेक्स्ट कंट्री आ जाती है आपकी मालदीव्स। मालदीव्स को फास्ट पेट्रोल वेसल इंडिया द्वारा गिफ्ट किया गया था 2023 में। 2019 में ऑफशोर पेट्रोल वेसल दिया था और 2006 में जो आपका MCGS हुरवी जो इन्होंने नाम रखा है मालदीव्स वालों ने, ये हमने गिफ्ट किया था इनको। ठीक है, 2006 में इंडियन नेवी द्वारा गिफ्ट किया गया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द स्पेस टेबलटॉप एक्सरसाइज दैट वाज रिसेंटली इन नवंबर कंडक्टेड बाय द डिफेंस स्पेस एजेंसी इन न्यू दिल्ली, दिल्ली। तो आपका फर्स्ट एडिशन यहाँ पे हुआ है एक्सरसाइज का, स्पेस टेबलटॉप एक्सरसाइज, जिसका नाम है अंतरिक्ष अभ्यास। क्या नाम है इसका? अंतरिक्ष अभ्यास। तो इस एक्सरसाइज को आपका ये कहाँ पे हुई थी? न्यू दिल्ली, दिल्ली में हुई थी। और पहला एडिशन इसका था जिसका नाम क्या है? एक्सरसाइज अंतरिक्ष अभ्यास। कब से कब तक हुई थी? 11 से 13 नवंबर को ये हुई थी। और इसका मेन एम क्या था कि जो हमारी प्रिपेयर्डनेस है इंडियन आर्म फोर्सेस की उसको और अच्छा किया जाए, उसको बूस्ट किया जाए इन अ डोमेन ऑफ अ स्पेस वॉरफेयर। ठीक है, अब यहाँ पे जो आपकी डिस्कशन हुई थी इस मीटिंग में, मतलब जो एक्सरसाइज थी इसमें जो मेन एम था, ये जो आपके फोकस्ड एरियाज थे जिस पे डिस्कशन हुआ था वो क्या क्या थे? इमर्जिंग स्पेस टेक्नोलॉजीज, स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस एंड इंडियन स्पेस प्रोग्राम। तो ये तीनों चीज आपकी मेन फोकस पॉइंट यहाँ पे रहा था। ठीक है,
डिफेंस स्पेस एजेंसी की बात करें तो इसके करंट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है? इनका नाम है जनरल अनिल चौहान। हेडक्वार्टर लोकेटेड आपका इसका बेंगलुरु कर्नाटका में, एंड इसकी शुरुआत 2018 में की गई थी। ओके, नेक्स्ट बात करेंगे नेशनल और इंटरनेशनल डेज की। फर्स्ट है आपका चिल्ड्रंस डे या बाल दिवस। आप सभी को पता है 14 नवंबर को यह मनाया जाता है। अब 2024 में हमने आपको ये भी पता होगा बाल दिवस हम क्यों मनाते हैं, क्योंकि इस दिन पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का बर्थ एनिवर्सरी होता है। ठीक है, और 2024 में 135th बर्थ एनिवर्सरी हमने यहाँ पे इनकी ऑब्जर्व की थी। ओके, नाउ इनके बारे में थोड़ी डिटेल देख लेते हैं। 1929 में ये आपके प्रेसिडेंट बने थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के। फिर 1946 से 1950 के बीच में ये आपके इंटरिम पीएम थे इंडियन गवर्नमेंट के। और 1947 जब हमारा देश आज़ाद हुआ था उस टाइम पे ये इंडिपेंडेंट इंडिया के प्राइम मिनिस्टर बने थे, पहले प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, कौन से अवार्ड्स इन्हें दिए गए थे? 1955 में भारत रत्न ने दिया गया था, और मरणोपरांत 1970 में वर्ल्ड पीस काउंसिल प्राइज इनको दिया गया था। नेक्स्ट इज वर्ल्ड यूजेबिलिटी डे या मेक थिंग्स ईजियर डे। ये आपका सेकेंड थर्सडे ऑफ नवंबर को ऑब्जर्व किया जाता है, और इस बार हमने 14 नवंबर को इसको ऑब्जर्व किया था, जिसका थीम आपका था डिजाइनिंग फॉर अ बेटर वर्ल्ड। ओके, नेक्स्ट इज वर्ल्ड क्वालिटी वीक। इसे ऑब्जर्व किया जाता है सेकेंड वीक ऑफ नवंबर में, और इस बार 11 से 15 नवंबर के बीच में हमने इसको ऑब्जर्व किया था, जिसका थीम आपका था क्वालिटी फ्रॉम कंप्लायंस टू परफॉर्मेंस। क्वालिटी फ्रॉम कंप्लायंस टू परफॉर्मेंस। फाइन, आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आया हो। पसंद आया तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, और हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर कुछ सजेशन आपके हैं तो आप हमें मेल कर सकते हो, या फिर आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। सो मिलेंगे ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस।